लॉर्ड विलियम बेंटिक आज पर बताते हैं 1828 से 1835 तक इसका कार्यकाल जो था, नहीं दिखाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। अच्छा ये बताइए आप लोग कि जो ऑनलाइन क्लास होता था उसमें समझ में आता था? सच सच बोलिएगा, नहीं कि बना के नहीं बोलना। बहुत कम समझ में आता था। क्या है? जोर से बोलना। जो बोलते थे तेजी से लिख नहीं पाती, तब बोर्ड पर भी तो हम लिख लिख के बताते थे, वो तुरंत मिटा देते थे। नहीं, थोड़ा स्लो चलना चाहिए। अच्छा, आज इनका नाम सुने हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक का? समय इनका देख लीजिए, 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल था। इनके विषय में जो सबसे बड़ा परिचय है वो है क्या है? कट्टर उदारवाद। इसका मतलब बहुत ज्यादा क्रूर। उदारवादी का मतलब क्रूर होता है। उदारवादी का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं आप बहुत उदार है, सभी के प्रति, है ना? अर्थात जो सभी के विचारों का सम्मान करता हो, यही ना हुआ थी? तो जब कोई शासक या राजा उदारवादी है, इसका मतलब यानी कि वो अच्छा है, यानी कि वो अपने राज्य में उत्पन्न होने वाले या चल रहे सभी विचारों और मान्यताओं को सम्मान देता। यही ना हुआ? जो व्यक्ति सभी विचारों और मान्यताओं को सम्मान देगा, वहां किस बात की गुंजाइश होगी? सुधार। क्या होगा? नहीं होगा। इससे सती प्रथा चल रहा है, तो कुछ लोग थे ना कि हाँ इसको चलते रहने दो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने विचार किया कि ये प्रथा ठीक नहीं है, इससे महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो सती प्रथा को बंद कर दिया जाए, यह प्रथा ठीक नहीं है। इस बात से या इस बात के समर्थकों को हम क्या कहेंगे? उदारवादी या सुधारवादी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन सती प्रथा चलते रहना चाहिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसे बात लोगों को हम क्या कहें? कट्टरवादी नहीं कहेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो जब इनके विषय में ये मैंने बताया कि इनका पहला परिचय है कि ये कट्टर उदारवादी, इसका मतलब क्या हुआ? ये वो गवर्नर जनरल था जिसने अपने समय में निश्चित रूप से प्रगतिशील विचारों को महत्व दिया। परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के सुधार कार्य शुरू हुए। है कि नहीं? इसका मतलब नहीं है? तो इतना से ही अब पूरा इनके विषय में सारी बातें इसी से जुड़ी। ठीक है, लिखना चाहेंगे आप लोग? नहीं? हाँ, पहला लिखिए उनके विषय में, पहले टॉपिक डालिए और पहला ये लिखिए कट्टर उदारवादी। दूसरी बात लिखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसका मतलब क्या हुआ? हम तो पढ़ाए थे उसको ऑनलाइन क्लास में, तो बताए भी थे आप लोगों को 1773 भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना हुई बक्सर युद्ध के बाद, तो कंपनी ने भारत में शासन करने के लिए नियमों और कानूनों का निर्माण किया, नहीं बताए थे। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इस दिशा में पहला और महत्वपूर्ण प्रयास था, नहीं बताए थे। और उस एक्ट के अनुसार भारत में या कहें बंगाल में कंपनी के शासन का आधारभूत ढांचा निर्मित हुआ। और उसी एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया। ठीक है, यहाँ पर है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसमें कुछ अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है? यानी उससे पहले जो थे वो सबके सब बंगाल, अब क्या हुआ? तो लिख लीजिए कि 1833 के उसी डैश देखिए उसमें 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये जो एक्ट वाली बात है ना, ये एक्ट के विषय में हम एक दिन पढ़ा देंगे अलग से क्लास, पूरा एक्ट के क्या प्रावधान। तो 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट पारित किया गया जिसके तहत यह व्यवस्था की गई कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो होगा वो पूरे भारत का, यानी एक तरह से ये क्या था? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्या था? सत्ता का केंद्रीयकरण। नहीं, आगे लिखिए, अगला जो पॉइंट है के विषय में वो लिखिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक 1803 में मद्रास का गवर्नर था। तो उसी दौरान बेलूर में सैनिकों का विद्रोह हुआ। सर्दी खांसी से बचे हुए हो ना? बेलूर में सैनिकों का विद्रोह हुआ। हाँ? नहीं बोले मद्रास, बेलूर में सैनिकों का विद्रोह हुआ था। देखिए, जब बेंटिक जब 1803 में मद्रास का गवर्नर बना था तो उस समय उसने मद्रास के गवर्नर के पद पर रहते हुए यह आदेश जारी किया था कि जो भी सैनिक, भारतीय सैनिक जो होंगे वो रॉयल आर्मी में शामिल है, वो
किसी भी प्रकार के जातीय और धार्मिक चिन्हों को धारण नहीं करें। जैसे मुसलमानों द्वारा दाढ़ी रखना, हिंदुओं द्वारा तिलक करना, टीक रखना, समझ रहे हैं, ये प्रचलित था कि नहीं था? आज भी है। तो इस तरह के प्रतीकों को मतलब उससे अपने आप को वर्जित करना हो। इसका हिंदुओं खास करके मतलब भारतीय सिपाहियों पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने ऐसा माना, मैंने तो नौकरी किया है लेकिन मैंने अपने धर्म को गिरवी नहीं रखा। इस प्रकार यह हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का एक साजिश है, उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट दीजिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल शांति एवं सुधारों के युग के रूप में शांति एवं सुधारों के युग के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? शांति एवं सुधारों का युग। देखिए, क्योंकि इस काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। ठीक है, तो सुधारों का युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई क्षेत्रों में सुधार किए गए। और शांति का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेंटिक ने भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति को अपनाया। किस प्रकार की नीति? इसका मतलब क्या होता है? तटस्थ आप है, इसका मतलब क्या होगा? यानी आप किसी के साथ नहीं हो, नहीं तो सभी के साथ। नहीं हुआ। हमेशा कहीं भी आप जाइएगा तो किसी भी बात या किसी भी व्यक्ति या कहीं भी पक्ष और विपक्ष, किसी भी घटना या विषय का दो पहलू होता है कि नहीं होता? एक पक्ष और दूसरा विपक्ष। यानी यदि आप कोई कार्य ऐसा किए हो जिसका विरोधी हो 10 को और समर्थक हो 5 को, ऐसा होता है कि नहीं? और एक व्यक्ति ऐसा है जो ना आपका विरोधी है और ना आपका, उसी को बोला जाता है तटस्थ। समझ गए? तो उसने भारतीय रियासतों के प्रति किस प्रकार की नीति को अपनाया? तटस्थता। और तटस्थता का मतलब क्या हुआ कि वो रियासतों के साथ किसी भी राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप, परिणाम स्वरूप क्या होगा? संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। संघर्ष यदि नहीं होगा तो कैसी व्यवस्था होगी? शांति और स्थिरता। तो इसका काल क्या था? शांति। और शांति क्यों आया था समझ में आया? क्योंकि इसने रियासतों के प्रति
तटस्थता की नीति और सुधारों के का युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए। तो आइए देखिए, सबसे पहला लिखिए राजनीतिक सुधार। राजनीतिक सुधार, तो राजनीतिक सुधार में पहला लिखिए कि 1833 1833 एक्ट की धारा 87 एक्ट की धारा 87 के अनुसार योग्यता को ही सेवा का आधार माना गया। क्या माना गया? योग्यता को ही सेवा का आधार माना गया है। अर्थात देखिए, अर्थात जाति धर्म जाति धर्म रूप या रंग, जाति धर्म रंग और जन्म स्थान, क्या हुआ? जाति धर्म रंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर सेवाओं में भेदभाव का अंत कर दिया गया। है, इसका मतलब क्या हुआ जी? यानी ब्रिटिश सेवा के लिए नियुक्त किए जाने वाले पदाधिकारियों के लिए सबसे अनिवार्य शर्त क्या हो गया? योग्यता। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन किस जाति का है और धर्म का है। समझ में आया? ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उससे पहले जाति को और धर्म को, जाति को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था। समझ गए? दूसरी बात लिखिए, सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में पहला लिखिए 1829 की धारा, 1829 के नियम, 1829 के नियम के तहत धारा 17 के अंतर्गत सती प्रथा का अंत कर दिया गया। क्या हुआ? सती प्रथा का अंत कर दिया गया। सती प्रथा तो समझते ही होंगे आप, क्या होता था? सती प्रथा का पहला साक्ष्य भारत में कब मिला है? दूसरा लिखिए 1830 में ठगी प्रथा कांड, किसका अंत?
जोर से बोलिए। ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमन की सहायता से। ये ठगी प्रथा क्या होता है? ठगी प्रथा क्या होता है? दूसरे को ठगना। कैसे ठगा जाता है? आप जो समझ रहे हैं आप लोग वो बात नहीं। यहाँ ठगी करने से मतलब किसी को बाला फुसला कर बेवकूफ बनाना नहीं है। यहाँ ठगी का मतलब है कि लुटेरों का एक गुट। उस समय उत्तरी भारत और मध्य भारत में लुटेरों का एक गुट सक्रिय था जो लोगों को अकेले में देखकर उनकी हत्या करके उनका सारा संपत्ति लूट लेता था। समझ रहे हैं? उनको ठग कहा गया और ठगी इन्हीं लुटेरों का सफाया किया गया। अगला लिखिए, मानव बलि प्रथा पर प्रतिबंध। मानव बलि प्रथा पर प्रतिबंध। अगला, लड़कियों की शिशु हत्या पर प्रतिबंध। मानव बलि प्रथा का मतलब समझते हैं ना? भारत में कुछ ऐसी जनजातियां थी जिसके अंतर्गत ऐसी मान्यता थी कि यदि ईश्वर पर मानव बलि चढ़ाया जाए तो ईश्वर खुश हो। इस पर उसने अंकुश लगाया। दूसरा, लड़कियों की शिशु हत्या पर प्रतिबंध। बहुत ऐसे क्षेत्र थे जहां लड़की जन्म लेती थी तो उसको इस पर को भी उसने नियंत्रित करने का प्रयास। अब आइए शिक्षा सुधार। शिक्षा लिखिए, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में शिक्षा के उद्देश्य एवं माध्यम पर विचार करने के लिए शिक्षा के उद्देश्य एवं माध्यम पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। क्या किया गया? मैकाले समिति का गठन क्यों किया गया? शिक्षा का उद्देश्य। कहने का मतलब भारत में शिक्षा का पैटर्न क्या होगा, अर्थात भारत में जो शिक्षा दी जाएगी उसका उद्देश्य क्या होगा और उसके माध्यम क्या होगा। उद्देश्य मतलब लोगों को किस प्रकार शिक्षित किया जाएगा। क्या उन्हें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, ज्योतिष पढ़ाया जाएगा, या उन्हें सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे, तर्कशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान पढ़ाए जाएंगे। और माध्यम क्या, किस भाषा में
हिंदी, अंग्रेजी या मातृभाषा, कौन भाषा होगा, इस पर भी विचार करना था। और इस पर विचार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया, मैकाले समिति। तो मैकाले समिति जो था वो दो भागों में बट गया। कितने भागों में, बांटा नहीं गया, बट गया, याद रखिएगा, बांटा नहीं गया, बट गया। कैसे बट गया, तो एक प्राच्य विद्या, प्राच्य विद्या समर्थक, और दूसरे पाश्चात्य, पाश्चात्य विद्या समर्थक। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, पाश्चात्य का मतलब हुआ यूरोपीय, यानी यूरोपीय विद्या, यानी वेस्टर्न एजुकेशन। और प्राच्य का मतलब हुआ भारत का जो सदियों से चला आ रहा था शिक्षा व्यवस्था, आया समझ में, परंपरागत शिक्षा व्यवस्था जो भारत की थी, जो भारत में हजारों वर्षों से चला आ रहा है। तो दो तरह की विचारधाराएं थी। एक तरफ के लोगों का कहना था कि भारत को इस पैटर्न पर ले जाया जाए, और एक दूसरे का कहना था कि इस पैटर्न, यानी एक जो था ग्रुप था वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक, और दूसरा ग्रुप प्राच्य। आप क्या लिखे हैं क्या, ठीक है, क्यों किया गया, शिक्षा के उद्देश्य एवं माध्यम पर विचार करने के लिए। लिखिए, इस समिति में प्राच्य विद्या के समर्थक थे विल्सन तथा प्रिंसेप। विल्सन तथा प्रिंसेप तथा पाश्चात्य शिक्षा विद्या के समर्थक थे ट्रेवेलियन। ये पूछ देता है जी वगैरह में, पीएससी बीपीएससी ये सब पूछता है, मैकाले समिति में प्राच्य विद्या के समर्थक कौन थे, वो पाश्चात्य विद्या के समर्थक है ट्रेवेलियन। अंततः अंततः पाश्चात्य विद्या को स्वीकार किया गया, अंततः पाश्चात्य विद्या को स्वीकार किया गया तथा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को स्वीकार किया गया। आज जो शिक्षा हम लोग देख रहे हैं उसकी ये वही शिक्षा है, वही मैकाले 1835। आज जो देख रहे हैं ना कॉन्वेंट वगैरह में बच्चों को सारा चीज अंग्रेजी में बताना, ये वो, ये उसी समय पर। इसीलिए आजकल बहुत से बच्चों को लोग बहुत ज्यादा अंग्रेजी वगैरह बोलता है, उसको लोग कहते भी हैं छिड़ कर, देखिए मैकाले का ही संतान। या इस तरह की बातें होती है नहीं, हाँ, जो हो तो अंग्रेज कहने का मतलब वही मैकाले। यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कौन था, क्लियर हुआ, कौन, उसके लिए तुमको कॉपियां देखना पड़ जा रहा है। अभी मैकाले लिखिए दिए हैं कि मैं नहीं, अब देखिए मैकाले मीना को बोला जाता है, इसको मैकाले का स्मरण पत्र।
इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक्सेप्ट कर लिया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर लिया गया और अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले ने क्या तर्क दिया था वो भी पूछा जाता आपको। अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले द्वारा कई महत्वपूर्ण तर्क दिए गए, जैसे कई महत्वपूर्ण तर्क दिए गए जैसे पहला, एक ऐसा वर्ग बनाया जाए। क्या किया जाए? एक ऐसा वर्ग यानी क्लास बनाया जाए जो रक्त से भारतीय हो, जो रक्त ब्लड, एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रक्त से भारतीय हो, लेकिन विचार, बुद्धि एवं प्रवृत्ति विचार, बुद्धि एवं प्रवृत्ति से अंग्रेज। कैसा हो? आप अपने आसपास ऐसा कोई आदमी देखे हैं? नहीं देखे हो? हम डेली देखते हैं, तुम नहीं देखते हो? ऐसा आदमी तुम नहीं देखो जिसका खून हो भारत का, लेकिन चाल चलन हाव भाव जो है वो अंग्रेज की तरफ? नहीं देखे हो? इंग्लिश मूवी देखना, कोट टाई पैंट पहनना, आटा चम्मच से खाना, नहीं, रोड पर चलते हुए गरीब दुखियों को देखकर थोड़ा इरिटेट होना, क्या कुछ अंग्रेजी गाली बोलना, ऐसे लोगों को नहीं देखे? नहीं है वैसे लोग अपने यहाँ जो हर बात में यह दिखाने का प्रयास कर रहे हो कि वास्तव में वो अंग्रेज के दत्तक। नहीं तो मेट्रो सिटी में जाएगा तो और दिखाई पड़ेगा। वहां पे संपन्नता से कोई मतलब नहीं, केवल संस्कार से मतलब। अरे आज भारत में जो यूरोपीय संस्कृति और संस्कारों को धारण किए हुए नकली तौर पर, क्या वो वही लोग हैं कि नहीं है? अंग्रेजी जानना खराब बात नहीं है, खराब बात है। कोई भाषा जानना खराब बात नहीं है, लेकिन अंग्रेजी भाषा को बोलते हुए, सीखते हुए ये दिखलाना कि वो भारत से नहीं इंग्लैंड से आए, उनके हाव भाव क्या, तो इस तरह से मतलब मैकाले का कहना था कि हम एक ऐसा क्लास बनाना चाहते हैं जो इस तरह का होगा। परिणाम क्यों वो चाहता था इस तरह का? सपोज कीजिए कि आपका खून भले ही भारतीय हो, लेकिन आपकी विचार बुद्धि सब अंग्रेज के तरह हो, तो क्या फायदा होगा? यानी कि भारत में ब्रिटिश सत्ता को चलाने में आसानी नहीं होती। तो ये वो चाहता। दूसरा उसने क्या कहा वो भी लिखना, यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था का यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था का अनुसरण किया गया तो यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था का अनुसरण किया गया तो आने वाले 30 वर्षों में बंगाल के प्रतिष्ठित वर्ग में
बंगाल के प्रतिष्ठित वर्ग में एक भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। एक भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या होगा? आपको पता होगा कि पाश्चात्य शिक्षा जो है, उस शिक्षा में भौतिकता पर बहुत ज्यादा भाग दिया गया। हम उतना विस्तार में नहीं जाएंगे, क्योंकि पुनर्जागरण पढ़े हैं कभी आप लोग? रेनेसां इतिहास किसी का विषय है? हमारा है। रेनेसां पढ़ा है? ठीक, पढ़ने में यादें नहीं है तो ठीक। तो यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान आधुनिक विचारों का जन्म हुआ और लोगों ने आधुनिक तरीकों को अपनाया। परिणाम स्वरूप भौतिकतावाद को मानव सुख सुविधाओं पर काफी जोर दिया गया। समझ आए? तो वैसी परिस्थिति में धर्म की भी व्याख्या आधुनिक ढंग से की गई। तो कबीर का पढ़े हैं दोहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। नहीं, कबीर ने कहा था कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाएंगे तो मैं पहाड़ पूजूंगा। कहने का मतलब उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। लेकिन क्या अपने यहाँ आज भी इसकी परंपरा है कि नहीं है? उसी को ना मूर्ति पूजा कहते हैं जी। तो मूर्ति पूजा को अन्य धर्मों में उसको अच्छा नहीं माना जाता है, खास करके इस्लाम और ईसाइयों में। तो कहने का मतलब कि यदि ब्रिटिश शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा भारत में आती है तो निश्चित रूप से आने वाला 30 वर्ष जो होगा, उसके बाद बंगाल के हायर सोसाइटी में कोई भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। यानी सब के सब कहाँ चले जाएंगे? ईसाई बन जाएंगे। ये तो ब्रिटिश शिक्षा का या अंग्रेजी शिक्षा का ये धार्मिक फायदा जो उसने बताया। राजनीतिक फायदा इससे पहले वाला जो कथन है, स्टेटमेंट क्या था? राजनीतिक फायदा हुआ ना, यानी हमारी सत्ता को कोई खतरा नहीं होगा। एक और बौद्धिक रूप से उसने क्या छीटाकशी किया था वो भी लिखी। देखिए, मैकाले ने कहा था कि एक अच्छे पाश्चात्य पुस्तकालय की एक अलमारी एक अच्छे पाश्चात्य पुस्तकालय की एक अलमारी भारत एवं अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। भारत एवं अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अरे ये कहना चाहता है, भारत के विद्वता पर इसने कमेंट किया था और भारत की शैक्षिक अवस्था को इसने इस प्रकार व्यक्त किया था। ये कहता है यदि यूरोप के एक अलमारी को
यूरोप के पुस्तकालय की एक अलमारी, अलमारी का मतलब किसी पुस्तकालय में एक अलमारी क्यों रखा जाता है जिसमें क्या होता है, किताब नहीं होता है। यदि उस एक अलमारी को भारत और अरब के समस्त साहित्य को सामने खड़ा कर दिया जाए तो पूरा अरब साहित्य मिलकर भी उस अलमारी का मुकाबला, यानी कि यूरोप की अपेक्षा भारत की शिक्षा उतनी पिछड़ी। ये किसका कहना था, मैकाले। तो कहने का मतलब कि जो भारतीय शैक्षिक रूप से इतने पिछड़े हुए हो, वैसी स्थिति में परंपरागत शिक्षा को बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं। अतः भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा देने में ही, बात समझे। अगला पॉइंट लिखिए, 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। अब आइए आर्थिक सुधार। कहने का मतलब इस बात जो बताए, शैक्षिक सुधार समझे आप लोग, शिक्षा के क्षेत्र में उसने क्या प्रयास किया था, नहीं समझे। अर्थात उसने भारत में आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा की आधारशिला रखी। हाँ, कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने वाला भी वही था। हाँ, मेडिकल कॉलेज नाम क्या था, मेडिकल कॉलेज, ब्रिटिश मेडिकल कॉलेज, और क्या नाम, बंगाल मेडिकल कॉलेज। आज तक नाम से तो सवाल नहीं पूछा गया कभी। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ और किसने स्थापित, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में। समझ गए। आप जब भी हम कोई चीज पढ़ाते हो तो आप लोग उसको क्वेश्चन के रूप में बनाइए। उसको जो पढ़ाया गया, जो हम पढ़ाए उससे किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, और जो क्वेश्चन बन रहा है उस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन बैंक को रखिए और उसमें देखिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं उस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि नहीं। सब तो उतना करते नहीं मिलेगा क्या। आइए आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में पहला पॉइंट, सरकारी खर्चे में कटौती। सरकारी खर्चे में कटौती किया। दूसरा पॉइंट, सैनिक भत्ते में कटौती। अर्थात कलकत्ता के 400 मील की परिधि, कलकत्ता के 400 मील की परिधि के अंदर रहने वाले सैनिकों का भत्ता रहने वाले सैनिकों का भत्ता घटाकर आधा कर दिया गया। अगला पॉइंट, मार्टिन्सबर्ग के नेतृत्व में पश्चिमोत्तर प्रांत, अंग्रेजों के समय में पश्चिमोत्तर प्रांत किसे कहा जाता था,
मार्टिन्स बर्ड के नेतृत्व में पश्चिमोत्तर प्रांत, ब्रैकेट में लिखिए वर्तमान उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश में नई भूमि कर व्यवस्था को लागू किया गया। तीसरा, अगला पॉइंट, अफीम के व्यापार को रेगुलेट किया गया। अफीम समझते हैं ना, अफीम एक मादक पदार्थ होता है, इसके प्रयोग से व्यक्ति को नशा आता है। अफीम के व्यापार को रेगुलेट किया गया और यह निश्चित किया गया कि, देखिए, और यह निश्चित किया गया कि केवल बंबई बंदरगाह से ही अफीमों का निर्यात किया जाएगा। ठीक है, निर्यात केवल बंबई बंदरगाह से ही किया जाएगा। अफीमों का निर्यात केवल, यानी भारत से उस समय अफीम का निर्यात किया जाता था, कहाँ? चीन में। चीन को अफीम पिला पिला के लोग बर्बाद कर दिया। हाँ, अफीम और चाय, क्यों अफीम पिलाया? तो चूंकि चीन में चाय होता था, लोग उससे चाय के एवज में उसको देना पड़ता पैसा। बोला कि नहीं, पैसा नहीं देंगे तुमको, इससे भी अच्छा चीज। और चाय के बदले हम इसको चाय पीता था, आपने उसको अफीम पिलाया। आज भी चाइना की वर्तमान सरकार, जो कम्युनिस्ट सरकार है, इस बात के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव डालती है कि हमको अरबों डॉलर का मुआवजा चाहिए। मेरी पूरी आबादी को अफीम पिला पिला के लोग इस तरह की बातें कहेगा। अफीम युद्ध भी हुआ। एक बार हम आपको पढ़ाए भी थे, सवाल था, हम आपको दिए थे, आपको तो याद नहीं होगा, आपको याद करके व्हाट्सएप में मैंने एक सवाल दिया था कि हांगकांग का चीन में विलय कब किया गया। और उसी सवाल को बताने के क्रम में मैंने बताया था कि अफीम युद्ध लड़ा गया था चीन और इंग्लैंड के बीच, चीन और इंग्लैंड के बीच। आइए, न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार में लिखिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित किए गए लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित किए गए प्रांतीय, अपीलीय एवं सर्किट न्यायालयों को प्रांतीय, अपीलीय एवं सर्किट न्यायालयों को बंद करके
उसके सारे अधिकार कलेक्टर को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? कलेक्टर को। इसमें अगला पॉइंट लिखिए, न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाचार पत्रों के प्रति लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाचार पत्रों के प्रति उदार नीति को अपनाया। क्या अपनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाचार पत्रों के प्रति उदार नीति को अपनाया। वह समाचार पत्रों को असंतोष से रक्षा का अभिद्वार यानी सेफ्टी भाल्व, समाचार पत्रों को असंतोष से रक्षा का अभिद्वार यानी सेफ्टी वॉल्व मानता था। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं? वह समाचार पत्रों को क्या मानता था? सेफ्टी वॉल्व क्या होता है? देखी है सेफ्टी वॉल्व? नहीं देखी है? तुम देखी हो? कहाँ? बल्ब में? कौन बल्ब में सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ है? हाँ, क्या कंप्रेसर टैंक में तुम देखे हो? तुम सही बोल रहे हो, देखा तो ये लोग भी है लेकिन कभी गौर नहीं किया। प्रेशर कुकर देखी है? जो प्रेशर जब होता है तो उसके बाद जो ऊपर निकल कर प्रेशर जो निकलने आवाज होता है वो क्या है? वो क्या कर रहा है? जब बहुत ज्यादा प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको रिलीज कर देता है। अगर वो नहीं हो तो क्या होगा? खाना कहाँ चला जाएगा? बाहर नहीं जा सकता है। तो समाचार पत्रों को उसने क्या कहा था? सेफ्टी वॉल्व। तो समाचार पत्र क्या करते हैं सोसाइटी में? लोगों के बीच पनपने वाला असंतोष, असंतोष मतलब नाराजगी, अर्थात जनता में शासन के प्रति यदि किसी भी प्रकार की नाराजगी पनपती है तो शासक के लिए यह जरूरी है कि वह उनसे वाकिफ हो, यानी उसकी जानकारी शासक को होनी चाहिए ताकि वह यथा समय उपाय कर सके और जनता की नाराजगी को दूर कर सके ताकि किसी भी प्रकार के विद्रोह की संभावना को रोका जा सके। और इसमें सहायक कौन होता है? समाचार पत्र होता है कि नहीं? तो समाचार पत्र कितना इंपॉर्टेंट है ये उसने इस तरीके से बताया था। किसने बताया था? क्या आज भी समाचार की वो भूमिका है कि नहीं है? पत्रों की है ना?
तो समाचार पत्रों के प्रति उसने उदार नीति को अपनाया। आपसे सवाल हो सकता है कि किस गवर्नर जनरल ने समाचार पत्रों को सेफ्टी वाल्व कहा? समझ गए? अगला, रियासतों के प्रति, अगला पॉइंट लिखिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति को अपनाया। किस प्रकार की नीति को? तटस्थता। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति को अपनाया। लेकिन अपवाद स्वरूप, लेकिन अपवाद स्वरूप 1831, अपवाद स्वरूप 1831 मैसूर और 1834 पूर्व एवं कछार, 1831 मैसूर और 1834 कुर्ग एवं कछार का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, मोटे तौर पर इसने मैं क्या बताया, रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति। ये अपवाद था, कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई कि मैसूर और कुर्ग और कछार को मिलाना पड़ा। बात समझ में आया? गवर्नेंस का इशू था यहाँ, तो लेकर ऐसा कदम उठाया गया। ठीक है, तो ये खत्म हुआ। इसके बाद है आपको अगला, इसका नाम है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ का समय है जी 1835 से 36। कितना समय है? 1835 से 36। क्या हुआ? हंस रहे का है? समझ में बहुत आ गया कि नहीं अब समझना चाहते? चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36। और याद रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है। मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका मतलब क्या हुआ? प्रेस का मुक्तिदाता। यानी निश्चित रूप से किसी गवर्नर जनरल ने प्रेस को दबाया था और मेटकॉफ ने उसे आजाद किया। तो जो आजादी दिलाता है उसे क्या कहते हैं? अगले क्लास में एक टॉपिक ही होगा, भारत में समाचार पत्रों का विकास। जब उसको पढ़ाएंगे तब आपको विस्तृत रूप से इसको पता, केवल इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला लिखिए, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। पहली बात जो उनके विषय में है, सबसे इंपॉर्टेंट, कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रैंक का पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। ठीक है, ग्रैंड ट्रैंक रोड को किसने बनवाया था? दूसरी बात भी याद रखना कि प्रथम आंग्ल
अफगान युद्ध, मतलब आंग्ल अफगान युद्ध जो था 1839 से 42 में, तो इसी के समय लड़ा गया। ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, हो गया, आगे आओ। देखो, लॉर्ड एलेनब्रो, लॉर्ड एलेनब्रो, अठारह सौ 42-44 तक लॉर्ड एलेनब्रो ने शासन किया। और लॉर्ड एलेनब्रो के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सिंध, सिंध का विलय। इसका विलय कहाँ हुआ था? विलय इतना भी तुम लोग को, और कहाँ होगा? ब्रिटिश साम्राज्य में सिंध का विलय किसके समय हुआ? लॉर्ड एलेनब्रो। और इस विलय में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? चार्ल्स नेपियर। व्यक्ति का क्या नाम था जिसमें सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? चार्ल्स नेपियर। क्या नाम था? और वो टाइमिंग क्या था? 1843। वो समय कितना था? 1843 में सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, और इस विलय में चार्ल्स नेपियर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाना। सिंध के विलय कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर भी हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। मोटे तौर पर आपको बता देते हैं। इससे पहले एक पॉइंट आपको लिखाए थे, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लिखाए थे ना, तो उस प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का परिणाम ही था सिंध का विलय। समझ रहे हैं? ठीक है, अब आइए लॉर्ड हार्डिंग। रहने दे कि कल? हाँ, कल आओ। बहुत दिन बाद पहला क्लास था, हम भी जरा चले गए थे कहीं बाहर। आज तुम लोग के सामने फिर से बुलाना, ये क्लास इस क्लास का कोई जवाब नहीं है ना। क्लास का जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी एक आदत है कि पढ़ाने के दौरान उसके पढ़ा, मतलब एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए पढ़ा। मेरा ये अपना एक हैबिट है। और वो जो क्या होता था कि ऑनलाइन में हमको बार बार इसका कमी खलता था। जब कभी पीछे मुंह देखते लगता था कि तो कोई है ये नहीं। चलिए, क्या? हाँ, पूछ लेते थे, आदत जो था। तो आप लोग मनाइए कि जो थर्ड वेव या फोर्थ वेव वाला सब बात बेकार हो जाए, और क्लास इसी तरह से चलता है। आइए कल, कल जो है ना लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड डलहौजी दो पढ़ा देंगे। और उसके बाद आपको, और क्या कहते हैं आप लोग का, क्या कहना है कि सब शुरू से ही कर देते हैं? एक बार आप लोग भी जरा प्रमोद सर से बात कर लीजिएगा, या वो आएंगे तुमसे, फिर हम बता देंगे, उनको बता देंगे। कोई नया लड़का भी आया है क्या जी? तुम हो? पहली बार आए हो? तेरा कब? यही तेरा, मतलब इस बार नया हो नहीं? बीपीएससी देना है? ठीक है, समझ में आ रहा था। ग्रेजुएशन का कौन सा पेपर है?
बीए किस सब्जेक्ट में किया? बीटेक किए हो? कहाँ से? एक दिन तो और तुमको पढ़ाए थे। एक दिन याद है तुम अकेले बैठे हुए थे वहां? हाँ। तो बात इसमें नोट हो गया, हम उसको डिलीट कर सकते।